चलिए, नमस्कार मित्रों। आज अपन राजस्थान की जो प्रश्नावली है उसके अंदर चौहान वंश की बात करेंगे। और चौहान वंश के अंदर इनका इतिहास, शाखाएं और कुलदेवी के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं चौहान वंश को। तो चौहान वंश से संबंधित जितने भी प्रश्न पिछली भर्ती में पूछे गए हैं वह प्रश्न ज़रा देखिएगा। चलिए, पहला प्रश्न इतिहास में मालदेव मुछाला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मालदेव मुछाला के नाम से प्रसिद्ध हुआ कानड़देव सोनगरा, राव मालदेव, मालदेव सोनगरा, वीर कल्ला जी। देखिएगा इसके अंदर इसका जो सही उत्तर है वह क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा मालदेव सोनगरा। देखिएगा इसके नाम से क्यों इसे मुछाला मालदेव कहा गया, इसके पीछे भी कुछ चर्चा है। चर्चा हम कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि मालदेव सोनगरा जो है वह कौन था। मालदेव सोनगरा ये कौन था। यह मालदेव सोनगरा जो है वह भाई है किसका। भाई है कान्हड़ देव का। कान्हड़ देव। और कान्हड़ देव शासक कहाँ का है, झालोर का शासक है। इसके बाद बात करें हम इसके नामकरण की, तो इसका नाम कैसे पड़ा। नामकरण तो यह मुछाला मालदेव जो है वह इसकी लंबी लंबी मूछें होने के कारण इसे क्या कहा गया, मुछाला मालदेव कहा गया। और इसका नामकरण किसने किया है, एक शासक है अलाउद्दीन खिलजी, और इसी अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नामकरण किया। तो देख लीजिएगा इसकी लंबी मूछें होने के कारण, लंबी मूछें होने के कारण एके ने नाम दिया। चलिए दूसरी बात, इसने चित्तौड़ दुर्ग पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 के अंदर आक्रमण किया तो साथ किसका दिया, अलाउद्दीन खिलजी का साथ दिया मालदेव सोनगरा ने। और साथ देने के बाद 1303 से लेकर 1313 तक शासन कौन करेगा, खिज्र खां करेगा। अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र खिज्र खां करेगा। और इसके बाद 1300 इसके बाद इसके बाद 1313 से लेकर 1323 तक 1321 तक कौन शासक करेगा, मुछाला मालदेव चित्तौड़ पर शासन करेगा। तो इस तरीके से ये मुछाला मालदेव था। तो इसका जो संबंध है वह कहाँ से है, झालोर से है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज के समकालीन
पृथ्वीराज के समकालीन गढ़वाल शाखा का गढ़वाल शासक कौन था? पृथ्वीराज के समकालीन गढ़वाल शासक जो था वह कौन था? तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या है? जयचंद है। देखना, शासक का नाम है जयचंद गढ़वाल। यह जयचंद गढ़वाल जो है वह कहाँ का शासक है? तो कन्नौज का शासक है। कन्नौज का शासक है। और इसी जयचंद गढ़वाल ने पृथ्वीराज के विपक्ष में किसकी सहायता की थी? मोहम्मद गोरी की सहायता की थी। ये जो जयचंद गढ़वाल है उसी से एक शाखा निकलती है जिसका नाम है राष्ट्रकूट, और यही राष्ट्रकूट आगे चलकर क्या बनते हैं? राठौड़ बनते हैं। और एक शाखा का निर्माण होता है, कौन सी शाखा? राठौड़ शाखा। और यही राठौड़ कौन से हैं? रणबंका या फिर कमधज राठौड़। तो ये जयचंद गढ़वाल है। जयचंद गढ़वाल की एक पुत्री है और इस पुत्री का नाम क्या है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? इसका नाम है, पुत्री का नाम है संयोगिता। और ये वही संयोगिता है जिससे विवाह किसने किया था? पृथ्वीराज ने विवाह किया था। ये वही जयचंद है। तो इसने किसके खिलाफ? पृथ्वीराज के खिलाफ, है ना। किसका साथ दिया था? मोहम्मद गोरी का। कहाँ का शासक था? कन्नौज का। इससे एक शाखा अलग हुई गढ़वाल से, कौन सी? राष्ट्रकूट। और यही आगे चलकर क्या बनी थी? राठौड़ बनी थी। और इसकी पुत्री संयोगिता से विवाह कौन करता है? पृथ्वीराज विवाह करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हाड़ौती में चौहान वंश की नींव रखी। हाड़ौती में चौहान वंश की नींव किस व्यक्ति ने रखी? ये प्रश्न है। देखना, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? देखिए, हाड़ौती के अंदर अलग अलग जगह हैं। सबसे पहले कौन सी रियासत बनी थी? तो यहाँ फोटो में देख सकते हैं, ये हाड़ौती है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में हाड़ौती पड़ता है। और इसमें टोटल कितने ज़िले हैं? 4 ज़िले। एक बूंदी है, एक है कोटा, एक है बारा और एक है कौन सा? झालावाड़। तो KBBJ। इससे हो जाएगा क्या? इससे हो जाएगा क्या? कोटा। इससे हो जाएगा बूंदी। इससे हो जाएगा बारा और इससे हो जाएगा क्या? झालावाड़। तो इस तरीके से 4 रियासतें पड़ती हैं। इसके अंदर सबसे पहली बात करें हम, ये जो झालावाड़ रियासत है, वह झालावाड़ रियासत जो है वह सबसे अंतिम, मतलब कि नवीनतम रियासत है ये, ठीक है ना। ये सबसे नवीनतम रियासत है। इसके बाद है बूंदी रियासत, ये सबसे फर्स्ट में बनी थी। और यहीं पे हाड़ा शासक कौन? हाड़ा देवा। और इसी ने यहाँ पर नींव किसकी रखी है? चौहान वंश की। और इसी कारण से हाड़ा चौहान यहाँ होने के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा है? हाड़ौती क्षेत्र कहा है। चलिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाड़ौती हो जाएगा ना। इसके बाद कोटा और बूंदी, कोटा और बारा स्वतंत्रता के बाद ये जिला अस्तित्व में आया है। और कोटा जो है वह बूंदी से अलग करके इसे रियासत बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि कुवलयमाला और हरिहर पुराण झालोर के किस शासक के समय लिखी गई? तो उसका जो सही उत्तर है, भोजराज के समय लिखी गई थी कुवलयमाला और हरिहर पुराण
दोनों की दोनों, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, अजमेर के चौहान का आरंभिक केंद्र था। अजमेर के चौहान का आरंभिक केंद्र कौन सा था? तो आपका इसमें देखिएगा कौन कौन सी, तो एक तो सांबर, जयपुर, दौसा या टोडा। तो इसमें से जो सही उत्तर है इसका वह क्या हो जाएगा? देखिएगा इसका जो सही उत्तर है वह सांबर, यहाँ पर दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिएगा सांबर, और ये सांबर कहाँ पड़ता है? यहाँ पर पड़ता है, आप देख सकते हैं। ये रहा, ये वाला जो क्षेत्र है वह क्या है? सांबर क्षेत्र है। और ये कौन से ज़िले में है? जयपुर ज़िले में है। देखना हुआ क्या था, देखिएगा सबसे पहले एक व्यक्ति है जिसका नाम है क्या? वासुदेव चौहान। क्या नाम है? वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान। और ये वासुदेव चौहान ने सबसे पहले 551 ईस्वी के अंदर चौहान वंश की क्या रखी? नींव रखी। इस कारण से इसे क्या कहते हैं? चौहान वंश का संस्थापक कहते हैं। और ये कहाँ पे रखता है? तो जयपुर के पास एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम क्या है? सांबर क्षेत्र है। और इस सांबर क्षेत्र को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? ये सपाल दक्ष या फिर सपाल लक्ष्य कहा जाता था। अब इसका अर्थ क्या होता है ये भी जान लीजिएगा। तो सपाल दक्ष का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है 1 लाख जनता या 1 लाख से अधिक लोग सपाल लक्ष्य कहलाते हैं ना या सपाल दक्ष कहलाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले किसने नींव रखी? वासुदेव चौहान ने नींव रखी 551 के अंदर। इस कारण से इसे क्या कहते हैं? संस्थापक कहते हैं। और ये कहाँ पे रखी? सांबर। और पुराने ज़माने में इसे क्या कहा जाता था? सपाल दक्ष या सपाल लक्ष्य कहा जाता था। अब देखना इसके समय भीषण अकाल पड़ा, और अकाल के कारण इसकी जनता जो थी या इसकी जो प्रजा थी वह प्रजा की मौत हो गई। अब इसने क्या किया? स्तुति की। किसकी? माता की स्तुति की। किसकी? माता की स्तुति की। और ये माता जो है वह किसके रूप में प्रकट हुई? तो यह जो है वह शाक और सब्जी को लेकर उत्पन्न हुई, जिस कारण से इसने इसका नाम क्या रख दिया? शाकंभरी माता। शाकंभरी माता। और यही चौहानों के, सांबर के चौहानों की क्या है? कुल देवी है। सांबर के चौहानों की क्या हो गई थी? कुल देवी हो गई थी। तो ये वासुदेव चौहान के बारे में हमने इतनी बातें पढ़ी थी, ठीक है। अब आगे जो भी शासक आएंगे हम उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? सांबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, शाकंभरी के चौहान राज्य का संस्थापक था। तो हमने अभी बताया कौन था? वासुदेव था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 7वीं सदी में अजमेर नामक शहर की स्थापना किसने की? अजमेर नामक शहर की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? अजयपाल, अजयराज, सोमेश्वर या अन्नोराज। तो देखना इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? अजयराज हो जाएगा। देखना दोस्तों अजयराज ने किस तरीके से अजमेर शहर की स्थापना की है, तो वो भी आपको मैं समझा देता हूँ ना। तो चलिएगा, एक व्यक्ति है जिसका नाम है अजयराज। इस अजयराज ने सबसे
सबसे पहले इसने एक शहर बसाया, कौन सा? अजमेर। और कब बसाया? 1113 के अंदर शहर बसाया, कौन सा? अजमेर शहर बसाया। और इस शहर, ये जो अजमेर शहर है वह इसने किसने बसाया? अजय राज ने बसाया। लेकिन एक व्यक्ति है जिसका नाम है कर्नल जेम्स टोड, और इसके अनुसार यह शहर बसाने वाला व्यक्ति कौन है? अजय पाल है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बाकी सारे तो किसको मानते हैं? अजय राज को मानते हैं। सिर्फ टोड भाई साहब हैं वे किसको मानते हैं? अजय पाल को मानते हैं। चलिए, अजय राज ने यहाँ पर एक दुर्ग भी बसाया साथ साथ में, और इस दुर्ग का नाम क्या है? अजय मेरू दुर्ग। अजय मेरू दुर्ग बसाया। और अब इस राजा के पास दुर्ग आ जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? शक्तिशाली हो जाएगा। इस कारण से इसे चौहान वंश का क्या मानते हैं? वास्तविक संस्थापक मानते हैं। तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है ना। और अजय राज की बात हम करें तो अजय राज का जो धर्म था वह कौन सा था? शैव धर्म था। कौन सा धर्म था? शैव धर्म। इसका जो धर्म है वह कौन सा धर्म है? तो ये शैव धर्म को पहले मानता था, ठीक है ना। और इसने इसके समय इसकी जो पत्नी है और इस पत्नी का नाम क्या है? सोमलेखा है। और सोमलेखा के नाम से ही इसने क्या चलवाए? सिक्के चलवाए। सोमलेखा के नाम से ही क्या चलवाए? सिक्के चलवाए। इसका पुत्र है, पुत्र का नाम है क्या? अर्णोराज या अर्णोराज, या फिर इसे क्या कहते हैं? अन्नाजीवी कहते हैं। तो ये अगला शासक बनेगा। तो अजमेर शहर की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? अजय राज है, ठीक है ना। तो मैंने सारी चीज़ अजय राज के बारे में जो विस्तृत रूप से बतानी थी या परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थी वह मैंने आपको बता दी। और भी अगर हम बात करें तो इसके पिता अगर देख लें तो इसके पिता जो हैं वह पृथ्वीराज प्रथम हैं। कौन है? पृथ्वीराज प्रथम है। तृतीय और प्रथम दोनों में अंतर है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अर्णोराज किसका पुत्र था? मैंने अभी बताया अर्णोराज किसका पुत्र था। तो ये जो है वह किसका पुत्र था? अजय राज का पुत्र था। देखना यहाँ पे वाकपति राज, इसके 3 पुत्र हैं, सिंहराज, वत्सराज और लक्ष्मण। लक्ष्मण गया नाडोल, ठीक है ना। इसके बाद सिंहराज शासक बना और इसका एक पुत्र है विग्रहराज सेकंड। इसके बाद इसका पुत्र है दुर्लभराज का पुत्र है गोविंदराज का पुत्र है वाकपति, और वाकपति राज का के 2 पुत्र वीरराज और बालुंड राय। और इस बालुंड राय का पुत्र है दुर्लभराज, और एक पुत्र हुआ कौन? विग्रहराज तृतीय। इस दुर्लभराज का पुत्र हुआ पृथ्वीराज प्रथम। देखना पृथ्वीराज प्रथम, आपको यहाँ से ध्यान रखना है ना। पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र हुआ कौन? अजय राज। और अजय राज का पुत्र हुआ कौन? अर्णोराज। और अर्णोराज के 2 पुत्र, अर्णोराज के कितने पुत्र? 4 पुत्र। और ये कौन कौन थे यहाँ पे देख लीजिएगा। एक तो था कौन? जगदेव। एक था कौन? विग्रहराज। एक था कौन? सोमेश्वर। और एक था कौन? आपके कांकन देव। तो इस तरीके से इसके 4 पुत्र। तो ये अर्णोराज किसका पुत्र है? अजय राज का पुत्र है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण कब करवाया? चलिए आना सागर झील के बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा ये आना सागर झील है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आना सागर झील है। और
ये सुंदर सी झील बनी हुई है। कहाँ पर? तो ये बनी हुई है, ये बनी हुई है अजमेर के अंदर बनी हुई है। चलिए देखिएगा आना सागर झील के बारे में ना। ये आना सागर झील है, ये यहाँ से लेकर और यहाँ से लेकर और ये पूरी आना सागर झील है, ठीक है ना। अब ये जो आना सागर झील है, इस आना सागर झील का निर्माण करवाने वाला व्यक्ति, छोटी छोटी जानकारियाँ हम लेंगे और परीक्षा के लिए ये बहुत बड़ी जानकारियाँ हो जाएंगी आपकी। तो आना सागर झील है और इस आना सागर झील के बारे में हम जानकारी लेंगे। चलिएगा, तो इसको तो मैं एक बार हटा देता हूँ यहाँ से। चलिए देखिएगा, ये तो आना सागर झील है और इस आना सागर झील के बारे में हम बात करें तो ये इस तरीके से ये आना सागर झील है। और इस आना सागर झील को बनवाने के लिए क्यों बनवाई आना सागर झील? तो कहते हैं कि अर्णोराज के समय तुर्क आक्रमणकारियों का आक्रमण हुआ कहाँ पर? अजमेर। और इसी कारण से अर्णोराज ने अब इन तुर्कों के रक्त से अजमेर की धरती क्या हो गई? अजमेर की जो धरती थी वह धरती क्या हो गई? अपवित्र हो गई। अब ये अपवित्र धरती को धोने के लिए या पवित्र करने के लिए झील कौन सी बनवाई? आना सागर झील बनवाई। कौन सी झील बनवाई? आना सागर झील बनवाई। अब इसका निर्माण की बात करें तो ज़रा देखना, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। इसका निर्माण, एक तो बात ये, इसके बाद इसमें कौन कौन सी नदियाँ हैं वो नदियाँ भी आप देख लीजिएगा ना। यहाँ से एक नदी और यहाँ से एक नदी, और इस झील के चारों तरफ कौन सी चीज़ है वह भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपन। इसका जो निर्माण है वह निर्माण अर्णोराज ने 1133 से लेकर 37 के मध्य करवाया। ये तो आपकी किसके अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। जबकि एक आपके पृथ्वीराज रासो है और इस पृथ्वीराज रासो के अनुसार 1135 से लेकर 37 तक निर्माण करवाया। ये किसके अनुसार? पृथ्वीराज रासो के अनुसार। अब देखना, मैंने कारण बता दिया। अब इसमें नदियाँ कौन कौन सी है? एक तो यहाँ से आती है कौन सी? लूड़ी नदी। और यहाँ से आती है कौन सी? चंद्रा नदी। और इस तरीके से ये दोनों नदियाँ हैं। इसके पूर्व में, यहाँ पर पूर्व में एक तालाब है जिसका नाम है क्या? इंद्रा तालाब। इंद्रा तो तालाब है और चंद्रा क्या है? नदी है। और इसके यहाँ पर एक बाग है जिसका नाम है सुभाष बाग। कौन सा बाग है? सुभाष बाग। और इसे पहले क्या कहते हैं? दौलत बाग भी कहते थे। ये किसने बनवाया? जहांगीर ने बनवाया। चलिए तो ये बात हो गई किसकी? आना सागर झील की बात हो गई। ये आप यहाँ पर फोटो में भी देख सकते हैं कि ये इसके चारों तरफ
ये इसके चारों तरफ एक आपको दिखने को मिलेगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके चारों तरफ एक आपको ग्रीन ग्रीन कलर का देखने को मिलेगा। और ये ग्रीन ग्रीन कलर क्या है ज़रा देखिएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का है, ये वाला भाग, ये जो है कौन सा, सुभाष बाग, ये जहांगीर ने बनवाया था। और इसके चारों तरफ ये आपको वाइट कलर का यहाँ पे दिख रहा है ना, जो ये वाइट कलर का है वह है रेलिंग, जिसको बोलते हैं अपन, वो रेलिंग है। और इसका निर्माण किसने करवाया है, शाहजहाँ ने करवाया ना। और ये नदियाँ इसके अंदर आके मिलती हैं इस झील के अंदर, ये पूरी झील है और इस झील के अंदर आके मिलती हैं। लूणी और चंद्रा दो नदियाँ आके मिलती है ना। और ये कहाँ पर है, अजमेर के अंदर है ना। याना सागर झील कहाँ पर है, अजमेर के अंदर है। तो चलिए, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या है, 1137, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि अजमेर के चौहान शासक, चौहान राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। अजमेर के चौहान का स्वर्ण युग माना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या हो जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ इसका उत्तर सही हो जाएगा। क्यों है, चलिए देखते हैं अपन। देखिएगा, एक तो सबसे पहले विग्रहराज ने क्या क्या चीज़ें की वो हम देख लेते हैं ना। विग्रहराज के समय इसने एक तो दिल्ली के तंवर शासकों को, दिल्ली के कौन से शासक, तंवर शासकों को हराकर और अधिकार कर लिया किस पर, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और दिल्ली की राजधानी बना दी किसको, अजमेर को। राजधानी बना दी किसको, अजमेर को। एक तो इस कारण से इसे क्या कहा है, इसका स्वर्ण युग कहा है। इसके समय कई सारे नाटक लिखे गए थे, जैसे कि हरिकेली नाटक या फिर ललित विग्रहराज। फिर और कौन कौन से नाटक हैं, बिसल देव रासो है ना, बिसल देव रासो है। इस तरीके से कई सारे नाटक लिखे गए थे। इस कारण से भी कहा जाता है ना, इसका युग स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके समय इसने मुस्लिमों को हराया। मुस्लिमों को कहाँ तक, झांसी और हिसार तक हराया था। और इसने गजनी में भी अधिकार किया था, गजनी। और गजनी का शासक है कौन, खुसरो शाह, खुसरो शाह। और इस खुसरो शाह को भी हराया था इसने। और इसने नाडोल के कुंतुपाल, नाडोल के कुंतुपाल को भी हराया था। और इसी कारण से कुमारपाल से भी इसने नाडोल और झालोर ले लिया था, नाडोल और झालोर ले लिया था। इसी कारण से इसका जो युग है वह क्या है, युग है जो वह स्वर्ण युग है, ठीक है ना, स्वर्ण युग है चौहान वंश का। चलिए, यहाँ पे कुछ लाइन लिखी हुई है, ज़रा देख लेते हैं, इस पे भी विचार कर लेते हैं अपन। तो क्या लाइन लिखी हुई है देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक अपराजित राजा
एक अपराजित राजा जो अपने शौर्य और सैनिक संचालन के बलबूते पर भारत के सम्राट बने, पर सम्राट राय पिथुरा के महिमा मंडन से में हमने चौहान वंश के सबसे प्रतापी राजा को भुला दिया। और ये कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। और बात सही है, विग्रहराज चतुर्थ जो है वह बहुत ही ज़बरदस्त शासक हुआ था। चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक किसे माना जाता है? विग्रहराज चतुर्थ को ही माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो क्यों माना जाता है? क्योंकि इसी ने तो सबसे पहले तंवरों को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया है। बाकी चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलो कोई भी होगा वो अलग बात है चौहान वंश की। कैसे पृथ्वीराज को दिल्ली मिली वो हम आगे बात करेंगे। अर्णोराज किस धर्म का अनुयायी था? अर्णोराज जो है वह किस धर्म का अनुयायी था? तो आप देखना, वैष्णव, जैन, बौद्ध, शैव। इसका जो सही उत्तर है वह क्या हो जाएगा? तो अर्णोराज सबसे पहले तो इसके पिताजी जो हैं वह शैव धर्म के अनुयायी थे, और ये जो है वह शैव धर्म सबसे पहले मानता था। पूर्व में किसको मानता था? शैव धर्म को मानता था, लेकिन बाद में ये किसको मानने लग गया? बाद में किसको मानने लग गया? जैन धर्म को मानने लग गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माता कौन था? ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये वराह मंदिर है पुष्कर झील के किनारे। तो इसका जो सही उत्तर है वह कौन है, आप बताइएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है अर्णोराज। और अर्णोराज ने ही पुष्कर झील के किनारे कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। दिल्ली के तोमर को पराजित करने का श्रेय मैंने अभी बताया किसको जाता है? विग्रहराज चतुर्थ को जाता है। अगला प्रश्न है, कवि बंधु किसे कहा गया है? तो कवि बंधु जो है वह विग्रहराज चतुर्थ को कहा गया। और क्यों कहा गया है वह भी मैं इसमें बताता हूँ। देखिएगा, गजनी के शासक अमीर खुसरो शाह को हराया, मैंने बता दिया। दिल्ली के तोमरों को हराया कर दिल्ली पर अपने राज्य में मिलवाया, ये मैंने बता दिया। सोमदेव ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा दरबार में रहते थे। कवि बांधव उपाधि हरि के लिए नाटक लिखा और संस्कृत पाठशाला बनवाई। बिसलपुर गांव या कस्बा और बिसलपुर बांध बनवाया और चौहान शासन का स्वर्ण युग माना जाता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये कवि बंधु क्यों कहा जाता और किसने दी। तो ये कवियों और विद्वानों ने इसे यह उपाधि दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि यह जो है यह विद्वानों का आश्रयदाता, विद्वानों का आश्रयदाता था और इसी के समय सर्वाधिक साहित्य लिखे गए। इस कारण से इसे उपाधि कौन सी दी थी? कवि बंधु की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न देखिए, ललित विग्रहराज नामक नाटक का रचयिता कौन था? तो ललित विग्रहराज, देखिए विग्रहराज चतुर्थ जो उसने कवि बांधव की एक उपाधि मिली, बिसलदेव सागर तालाब बनवाया और एक नाटक लिखा हरि के लिए नाटक। जबकि ललित विग्रहराज लिखा किसने है? सोमदेव ने लिखा है। तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या है? सोमदेव इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हरि के लिए नाटक की रचना किसने की है? विग्रहराज चतुर्थ ने की है। इस हरि के लिए नाटक के अंदर नाटक के अंदर वर्णन किसका है? अर्जुन और शिव का वर्णन है। अर्जुन प्लस शिव का वर्णन है। इसके अंदर अर्जुन भगवान शिव जो हैं वह अर्जुन का सारथी कौन है? भगवान कृष्ण है। सारथी कौन है? भगवान कृष्ण है। और शिव जो हैं वह रूप किसके हैं? कृष्ण भगवान के ही रूप में। और त्रिमूर्ति
त्रिमूर्ति में भी 3 मूर्तियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो भगवान कृष्ण जो हैं वह तो विष्णु का अवतार है और शिव जो है वह किसका अवतार है, महेश का अवतार है। अब देखना, कृष्ण भगवान को तो पता था कि शिव जो है वह यहाँ पर रूप धारण किसका करते हैं, शिकारी का रूप धारण करते हैं। और अर्जुन को अपनी जो विद्या थी, तीर कमान की विद्या, उस पर घमंड हो गया था। तो भगवान शिव ने इन्हें कुछ परीक्षाएं ली अर्जुन की, और इस तरीके से इस अर्जुन का अभिमान तोड़ा। और बाद में भगवान शिव ने अर्जुन को क्या दिया, अपना रूप दिखाया, सही रूप दिखाया। और इस तरीके से ये पूरी घटना कौन से नाटक में लिखी हुई है, हरिकेली नाटक में लिखी हुई है। हरिकेली नाटक जो है, यह हरिकेली नाटक जो है वह इसकी रचना किसने की है, तो इसकी रचना करने वाला व्यक्ति, देखिए मैं थोड़ा सा हरिकेली नाटक के बारे में भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हरिकेली नाटक जो है उसकी रचना करने वाला व्यक्ति कौन है, तो विग्रहराज चतुर्थ है। कौन है, विग्रहराज चतुर्थ है। इसकी जो भाषा है वह भाषा कौन सी है, संस्कृत भाषा है। जबकि इसका संवाद जो है, इसमें जो संवाद है वह शिव प्लस अर्जुन के मध्य संवाद है, शिव और अर्जुन के मध्य संवाद है। इसकी कुछ पंक्तियाँ कहाँ लिखी हुई हैं, इसकी कुछ पंक्तियाँ 2.5 दिन के झोपड़े पर लिखी हुई हैं और कुछ पंक्तियाँ राजा राम मोहन राय की मूर्ति पर लिखी हुई है। और ये मूर्ति कहाँ पर है, ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर है। तो इस तरीके से इसकी कुछ बातें हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज ने महोबा के युद्ध में वहाँ के शासक परमदेव के सेनापति आल्हा उदल को कब पराजित किया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1182। और महोबा का युद्ध क्यों हुआ, इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानकारी लेंगे। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मैंने जितना भी इससे संबंधित जितनी भी जानकारियाँ थी, सभी की सभी जानकारियाँ मैंने रखने की कोशिश की है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अंत तक इस वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, हम मेहनत करते हैं आपके पीछे, और आप जो हैं वह एक शेयर कर दें तो हमारा हौसला कई गुना बढ़ा देता। आपका एक शेयर हमारा हौसला कई गुना बढ़ा देता है। इस कारण से आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लाइक भी कीजिएगा इस चैनल को, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, ये सब ना करो तो साथ ही साथ आप इसके नोट्स बनाते रहना। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, आप बाद में देख के भी बता देना। और आपकी कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर इसकी क्लियरिटी बहुत ज़्यादा है और हमारा नेट ख़त्म हो जाता है। ये 360 से स्टार्ट होता है और 1060 तक या 1020 तक इसका वीडियो चलता है, तो सर हमारा नेट ख़त्म हो जाता है। तो 144 से लेकर 1020 तक की क्लियरिटी आज के वीडियो में हमने दी है। आपको जहाँ से भी समझ में आए वो आप क्लियरिटी करके देखिएगा। मेरे हिसाब से 360 की क्लियरिटी ठीक क्लियरिटी होती है, तो आपकी मर्ज़ी है, वो आप देख लीजिएगा कहाँ से आपको क्या करना है। चलिए, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और इसी का दूसरा भाग अपन बहुत जल्द लेकर आएंगे। जो प्रश्न बच गए हैं उन प्रश्नों को और भी अपन क्लियर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।